हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर आगे पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इससे पहले भी हम इस चैप्टर से 2 वीडियो बना चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या होता है, कौन सा शीत युद्ध का मतलब चरम बिंदु था, 2 ध्रुवीय विश्व कैसे बटे, महाशक्तियों को छोटे देशों की आवश्यकता क्यों थी या छोटे देशों को महाशक्तियों की आवश्यकता क्यों थी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे क्या है गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उन भारत को इससे क्या क्या फायदा हुआ वो पढ़ेंगे। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसमें लोगों ने उनकी क्या क्या बुराइयां की आलोचना की गई उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जो व्यवस्था है उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि वो आर्थिक जो व्यवस्था है वो है क्या। तो अब हम पढ़ रहे हैं दो ध्रुवता को चुनौती। दो ध्रुवता को चुनौती गुटनिरपेक्ष है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि दो ध्रुवता मतलब जो विश्व को दो हिस्सों में बांटा गया था उसको चुनौती देना एक तरीके से, है ना। तो इसमें हुआ क्या था, जब विश्व जो है वो दो गुटों में बांटा जा रहा था, ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एशिया, अफ्रीका, लातीन अमेरिका के जो नए देश थे जो नए नए आजाद हुए थे उनको एक तीसरा विकल्प दिया कि अगर वो चाहें तो इन दोनों या महाशक्ति जो है उनके साथ बिना मिले भी अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें उन्होंने यही मोटिव रख के इस आंदोलन को छेड़ा था कि जो नए देश हैं वो फिर से गुलाम ना हो जाएं और फिर से उनका जो विकास है उसमें एक रुकावट आ जाएगी। तो इसमें हुआ, इसमें कौन कौन देश शामिल थे पहले हम ये चीज देखेंगे। ठीक है। ये जो आंदोलन है वो 5 देशों ने मिलकर किया था। 5 देशों के मतलब जो मेन मेन होते हैं हेड उस तरीके से, जैसे भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री, इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि इन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन कौन है। पहला है यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो। हमारी यूगोस्लाविया से कौन है, जोसेफ ब्रोज टीटो। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया से सुकर्णो। और घाना में वामे अनुक्रुमा। ये जो है ये पांचों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है गुटनिरपेक्ष से रिलेटेड तो आप इसे लिख सकते हैं, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं आप इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था उसका पहला सम्मेलन कब किया गया। अब इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला जो सम्मेलन है वो किया गया था 1961 में। कहाँ पर, बेलग्रेड में। इसको किया गया था बेलग्रेड में, इसको किया गया था। और इसकी सदस्य संख्या जो थी वो 25 सदस्य देश थी। कितने थे, 25 सदस्य देश। और ये हमारा पहला था। 14वां सम्मेलन हमारा 2006 में हवाना मतलब कि क्यूबा में हुआ था। और ऐसे सदस्य थे 116 सदस्य में थे और 15 पर्यवेक्षक देश। ठीक है। अब इससे आगे हमारा आता है कि गुटनिरपेक्ष जो नीति है उसको अपनाने से भारत को क्या फायदा हुआ है। तो ये देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये जानना है कि जो भारत है उसको इससे क्या क्या चीजें मतलब किस तरीके से फायदा हुआ, क्या क्या हुआ इस तरीके से। ठीक है। तो देखो, शीत युद्ध के दौरान जो है वो भारत के अमेरिका व सोवियत संघ के प्रति विदेशी नीति जो थी क्या थी, दोनों गुटों में शामिल न होने की नीति अपनाई थी भारत ने। तभी तो उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। और और इसमें हमने आगे क्या दिखा कि मतलब उन्होंने क्या किया, गुट में आंदोलन जो उसको शुरू किया। और साथ ही साथ इसके कारण क्या हुआ, भारत की जो विदेशी नीति है उसको गुटनिरपेक्षता की नीति भी कहा गया। और भारत को इसमें बहुत अलग अलग तरीके से फायदा हुआ है। इसमें क्या हुआ कि भारत जो है वो हमेशा ऐसी स्थिति में बना रहा है, ऐसे लाभ में रहा। उसमें क्या था, अगर कोई भी एक महाशक्ति भारत पर अपना अगर वो सोचती है कि भारत पे अपना हुक्म चलाए इस तरीके से, तो भारत जो है वो दूसरे की तरफ जा सकता था। जैसे यहाँ पे देखो, भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी भारत जो है वो दूसरे देश की तरफ या महाशक्ति की तरफ झुक सकता था, उसकी तरफ जा सकता था, जिससे क्या क्या होता कि दूसरी महाशक्ति जो है उस पर धौंस अपनी नहीं जमा सकती थी। ठीक है। इससे हुआ क्या कि दोनों महाशक्तियां वो ना भारत को लेकर चिंतित थी कि अगर वो एक की तरफ करेगा तो फिर अमेरिका, क्योंकि दोनों जो देश हैं महाशक्तियां वो दोनों को भारत को जो है अपनी तरफ करना चाह रही हैं। तो अगर एक कोई परेशान करता है भारत को तो भारत दूसरी तरफ चला जाएगा और वो अपने आप उसको भारत को हेल्प करेगा। तो इसलिए ना जो दोनों महाशक्तियां हैं वो दोनों चिंतित थी भारत को लेकर, ना तो वो शांत रह पा रही थी ना ही वो बेफिक्र थी। ठीक है। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को अपना कर दोबारा से गुलाम होने से बचा और नव स्वतंत्र जो देश हैं उनको भी बचाया। और भारत जो है इसने क्या किया था, अपनी जो गुटनिरपेक्ष की नीति है उसको अपनाने के कारण ही इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के स्तर पर उन्होंने फैसले लिए जो उनके हित के पूर्ण मतलब उनकी जो हित है, उनकी जो मतलब जो उनको फायदा कर सकते हैं उनको उन्होंने क्या किया, उनकी पूर्ति करी, उनको पूर्ण किया। और इसमें हुआ क्या
ना कि किसी सैन्य गुट या देशों में। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भारत है वो जब उसने गुट पे आंदोलन अपनाया तो उससे हुआ क्या, उन्होंने जब क्रिएट किया ये सब तो फिर ना भारत ने जितने फैसले लिए उन्होंने अपने देश को लेकर देख कर ही उन्होंने फैसले के लिए, मतलब अपने देश में किस तरीके से विकास होगा क्या होगा। यहाँ पर ये नहीं है कि भारत ने किसी के दबाव में आकर कोई फैसला लिया, इन्होंने अपनी मर्जी से खुद अपनी मतलब जिससे उनका हित हो उनको अपनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो भारत है उन्होंने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी, लेकिन ना एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है गुटनिरपेक्ष की नीति से रिलेटेड कि भारत जो है वो पृथकवाद है या फिर तटस्थ था। उनको मतलब ऐसा मतलब ऐसा है, यहाँ पे दो टॉपिक और गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए कि भारत है ये गुटनिरपेक्ष भी नहीं है और ना ही तटस्थ है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है। तो देखो पृथकवाद का अगर मैं कहूँ कि क्या मतलब होता है, पृथकवाद पृथकवाद मतलब कि पृथक मतलब होता है अलग रहना या अलग करना। तो पृथकवाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय फैसलों या मामलों से बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल दूर रखना, कि अंतर्राष्ट्र में क्या हो रहा है, देश के स्तर पर क्या चीजें हो रही है उसमें बिल्कुल ध्यान ना देना। और तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति पालन करने वाले देशों के लिए जरूरी नहीं था कि वे युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। देखो यहाँ पे क्या चीज है कि ना भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, तटस्थता की नीति का मतलब होता है जब हम किसी देश की लड़ाई में शामिल ना हो, ना उसमें हिस्सा करें, मतलब कि उसमें बिल्कुल ना योगदान ही ना करें एक तरीके से। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि तटस्थता जो है एक ऐसी नीति है जिसमें देश जो है, जिस देश ने भी ये नीति अपनाई है वो ना तो युद्ध में शामिल होता है और ना ही क्या करता है, युद्ध को समाप्त करने में मदद करता है। और पृथकवाद होता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्रियाएं हो रही हैं उनसे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 1787 से लेके 1940 तक अमेरिका ने पृथकवाद की नीति अपनाई। मतलब कि अमेरिका ने अपनी आज़ादी से लेकर 1940 तक, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बिल्कुल अलग रखा, बिल्कुल काट कर रखा अपने आप को। अब यहाँ पे ये था, यहाँ पे जो मेन जो चीज थी वो ये था कि भारत ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी इसके अगर देखें हम तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले भी लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी क्रियाएं उनमें भाग भी लिया है। तो पृथकवाद तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि पृथकवाद में क्या है कि बिल्कुल अलग रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, उनमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सेकंड जो है वो तटस्था। तटस्था में क्या है, हमने यहाँ पे देखा कि युद्ध में हमें शामिल बिल्कुल भी नहीं होना है। और भारत ने क्या किया था, भारत ने क्या किया था दूसरे वो आगे चल के जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ तो भारत ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। मतलब कि दोनों देशों अमेरिका और सोवियत संघ में बीच में युद्ध ना हो या उनके बीच में संवाद कायम रखना ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, इन सब में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है भारत ने। तो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि भारत ने कोई भी तटस्था या पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। नेक्स्ट देखते हैं। जो भारत है उसने गुटनिरपेक्ष नीति तय की, ये सबको पता है। लेकिन क्या हुआ कि भारत ने तो अपना ली और यूगोस्लेविया और इन्होंने भी अपना ली। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या हुई कि लोगों ने इनकी बुराइयां करना शुरू कर दिया कि जो गुटनिरपेक्ष है उसका कोई महत्व नहीं है। इस तरीके से भारत के लिए, मोस्टली यहाँ पे भारत की हम बात करें तो देखो आलोचकों ने कहा कि जो भारत है उसकी गुटनिरपेक्षता है की नीति, भारत की गुटनिरपेक्ष की जो नीति है वो क्या है, सिद्धांतहीन है। मतलब कि उसका कोई भी सिद्धांत नहीं है। भारत अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। अभी हमने पढ़ा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैसले लिए हैं, लेकिन लोगों का मानना ये था कि भारत की जो उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई है वो सिद्धांत, उसका कोई भी सिद्धांत नहीं है और ना ही भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेता है। उनका मानना ये था। और उनका ये भी कहना था कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इन्होंने क्यों ऐसा कहा। भारत को आप सभी ने पढ़ा भी होगा या आपने सुना भी होगा कि 1971 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, पाकिस्तान में लड़ाई हो गई थी क्योंकि बांग्लादेश पे बहुत ज्यादा जुल्म जुल्म किए जा रहे थे पाकिस्तान के द्वारा। इस कारण से तो क्या हुआ था, सोवियत संघ से हेल्प ली गई थी थोड़ी सी। तो इसको लोगों ने क्या समझा कि ना 1971 में जो इन्होंने क्या क्या संधि की थी भारत ने और सोवियत संघ ने, कि वो थोड़े कुछ समय तक जब तक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनको थोड़ी सी हेल्प कर देगी।
इस वजह से लोगों ने समझा कि उन्होंने संधि कर ली, किस चीज की, मित्रता की संधि। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो ये संधि है वह गुटरेबेक नीति के बिल्कुल खिलाफ है। तो यहाँ पर उनका मानना ये था कि भारत ने सोवियत संघ के जो गुट है उसमें शामिल हो चुका है। और इससे आगे कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में सोवियत संघ में शामिल हो चुका है, जो मैंने अभी आपको बात बताई, और गुट निरपेक्षता का सिर्फ ढोंग करता है। उनका मानना ये था। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो सोवियत संघ से मदद ली गई। मैंने अभी आपको बताया कि ना 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हो गया था तो क्या हुआ था कि सोवियत संघ जो है उससे मदद ली गई थी। और इसी मदद को उन्होंने क्या मान लिया, इसी मदद को उन्होंने मान लिया कि भारत जो है गुट उसमें सोवियत संघ के गुट में शामिल हो चुका है। अगला है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। गुट में जो देश है उसमें शामिल अधिकतर देशों को क्या माना जाता था, अल्प विकसित, क्या माना जाता था, अल्प विकसित देश माना जाता था, या फिर हम इस यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूनतम विकसित देश। क्यों माना जाता था, देखो यहाँ पे जो गुटरबे देश हैं उनमें से जो काफी सारे जो देश थे वो कैसे थे, लोग गरीब थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, और साथ ही साथ वो क्या थे, नव स्वतंत्र देश थे जो बिल्कुल फिलहाल ही हाल ही में आजाद हुए थे। सेकंड है जो मैंने अभी आपको इसी में मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, इसमें शामिल जो तो देश थे वो क्या थे, आर्थिक रूप से गरीब थे, मतलब कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। इनमें शामिल देश जो थे वो गरीब थे, बेरोजगारी आदि समस्याओं से भी जूझ रहे थे, और इनमें से मुख्य इनकी चुनौती थी आर्थिक विकास जो है अपनी जनता की, गरीब जो जनता है उसको गरीबी से निकालने की थी उनकी, मतलब जो स्वतंत्र देश थे उनको गरीबी मतलब गरीबी और बेरोजगारी होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए चीज़। तो इनकी मेन जो मोटिव स्टार्टिंग का जो चुनौती थी वो यही थी कि किस तरीके से जो देश है उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाए। ठीक है, और बिना आर्थिक विकास, अगर किसी देश का आर्थिक विकास नहीं है तो क्या होगा, वो दूसरे देश से हेल्प लेगा, हेल्प लेने से क्या होगा, हो सकता है वो गुलाम भी उसे बना ले, क्योंकि भाई अगर वो उसका कर्ज ज्यादा लेता है इस तरीके से तो वो गुलाम भी बन सकता है। तो देखो यहाँ क्या बोला है कि आर्थिक विकास के इन देशों का दोबारा गुलाम होने का जो खतरा था, क्या अगर हम किसी से मदद लेते हैं तो वो हमारे ऊपर गुलाम होने का खतरा वो बन जाता है, और इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसकी धारणा का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ कि नव अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है या अब जो अर्थव्यवस्था है उसकी धारणा का जन्म हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। और इन्होंने 1972 में क्या किया, एक संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन किया अंकटंट में। इस रिपोर्ट में क्या था, अगर इस रिपोर्ट की मैं बात करूं तो इस रिपोर्ट में था कि जो अल्प विकसित देश है, क्या है, अल्प विकसित जो देश हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके जितने प्राकृतिक संसाधन उनके खुद के हैं उनका उन पर खुद का नियंत्रण होगा, कि जो जितने संसाधन है जैसे भारत का है तो भारत के सभी लोगों का उस पर नियंत्रण होगा, बाहर के किसी विदेशी देशों का नहीं होगा। और इन देशों को इनकी जो पहुंच है वो पश्चिमी देशों तक होगी, पश्चिमी देशों तक होगी, और वो जो भी प्रौद्योगिकी लेते हैं उनकी लागत उनको कम लगाई जाएगी, है उनके लिए कम होगी थोड़ी बहुत। और अल्प विकसित देशों की आर्थिक या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संस्थान है उसमें भूमिका बढ़ाई जाएगी, कि जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनकी जो भूमिका है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जो यहाँ पे जो ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को बोलता है टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो ये थी हमारी इस चैप्टर में। और आगे हम इससे अगला नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे, और आज के लिए थैंक यू।